स्वागत है आप सभी का परीक्षा अध्ययन 2.0 पर। सीटेट 21 जनवरी 2023 के पेपर की प्रिपरेशन के लिए आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 25 जनवरी 2023 में पेपर 1 में पूछे गए सभी प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। उससे पहले अगर सेशन आपको अच्छा लग जाए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न दिया गया है कि किसी थैले में एक सफ़ेद गेंद और 3 लाल गेंद हैं। इस थैले में कितनी सफ़ेद गेंदें और डाल दी जाएं ताकि सफ़ेद गेंदों की संख्या उस थैले की कुल गेंदों की संख्या का 1/2 हो जाए। तो आइए देखते हैं। वही वाइट गेंद की संख्या हमारे पास 1 थी और रेड वाली बॉल की जो संख्या थी वो 3 थी। अब अगर मैं विकल्पों के आधार पर जाऊं तो अगर मैं यहाँ पर 2 मान लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 मान लिया, अगर 2 मैंने और जोड़ दी सफ़ेद में तो टोटल कितनी हो जाएंगी? सफ़ेद भी 3 हो जाएंगी और लाल भी 3 हो जाएंगी। तो अब दोनों बराबर हो गई सफ़ेद और लाल वाली। तो अब सिंपल सी बात है, अगर लाल को देखें ये भी तो पूरी संख्याओं की पूरी गेंदों की आधी हो जाती हैं, और अगर सफ़ेद को देखूं तो वो भी 3 हो जाती हैं, जो कि 6 की आधी हो ही जाएंगी। तो इस प्रकार जो दूसरा विकल्प होगा वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 का अगर 1/2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? आप काट दीजिए यहाँ पर, तो हमें क्या मिलता है? 3 मिलता है। तो 2 रखने पर 3 सफ़ेद और 3 लाल हो जाएंगी और कुल गेंदों की संख्या 6 होगी। इस प्रकार लाल भी पूरी गेंदों की आधी हो जाएंगी और सफ़ेद वाली भी पूरी गेंदों की आधी हो जाएंगी, तो जो कि 2 रखने पर मिल जाएगा। अच्छा, अगर मैं x मान के करना चाहूँ तो उस तरीके से भी कर सकता हूँ। आइए उसको देखते हैं। अगर मैं x मान लूँ तो मैंने माना 1x थी वाइट वाली, अगर मैं उसमें x जोड़ दूँ तो ये जो हो जाएगी आधी हो जाएगी पूरी गेंदों की। और मैं अगर यहाँ पर x जोड़ दूँ तो अब बताइए रेड वाली कितनी थी? भाई ये तो वाइट वाली हो जाएंगी, और रेड वाली आपको मालूम है 3 पहले से थी। तो अब टोटल कितनी हो जाएंगी? टोटल जोड़ दीजिए, 3 ये हो गई और 1 + x सफ़ेद वाली हो गई। इनको जोड़ करके 4 + x हो गया। लेकिन दोनों का रेशियो उसने दे रखा कि सफ़ेद वाली कुल गेंदों का 1/2 हो जाएंगी। तो जो सफ़ेद वाली है वो कितनी है? वो 1 + x हो गई, और जो टोटल हो गई वो कितनी हो गई? 4 + x हो गई। तो अगर मैं टोटल वाली का 1/2 कर दूं तो पूरे का जो सफ़ेद गेंद है उसका 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 2 उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, 2 और 2 x हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 2 अंदर गुणा, सॉरी, ये 4 + 6 हो जाए x हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x बचेगा और ये इधर x का मान 2 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप x का मान 2 निकाल सकते थे। तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। ये आसान सवाल था, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप विकल्प से करेंगे तो भी बहुत आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है कि समान माप की 12 सफ़ेद सीटों में से नवीन उनके 3/4 भाग में लाल रंग पेंट कर देता है। अब कितनी सफ़ेद सीट शेष रह गई हैं? तो ये करते हैं। टोटल कितनी थी? 12 थी, और 12 का उसने क्या करा? 3/4 भाग को लाल पेंट कर दिया। तो यहाँ पर 4 सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 = 12, यानी हल करने पर 3 × 3 यानी 9 आता है। टोटल 12 थी, टोटल कितनी थी? 12 थी, 9 लाल पेंट कर दिया तो बची कितनी? 3 बची, जो कि अब कितनी सफ़ेद बची हुई हैं। तो इसका तीसरा विकल्प जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, जो सीट सफ़ेद बची हैं। तो यह भी बहुत आसान सेट का प्रश्न था, इसको भी आप बहुत आसानी से कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि संख्याओं 45, 85 और 105 का लघुत्तम सार्वगुणज, यानी हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM ज्ञात करना है इसका कि क्या होगा। तो LCM ज्ञात करने के लिए पहली बात तो आपको वैसे ही गुणनखंड विधि से इसको करना होगा। तो ये करते हैं गुणनखंड विधि से और देखते हैं कि कितना आंसर आएगा। यहाँ अगर इसको हम 5 से काटना चाहें तो 5 × 9 = 45 और ये 17 आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 21 आ जाएगा। और काटेंगे 3 से काट लेते हैं, 3 × 3 = 9, 17 कटेगा नहीं, 21 कटेगा 7 बार में। और काटते हैं, अभी कटने वाला ही नहीं है, यानी LCM कितना आया? 5 × 3 × 3 × 17 और × 7, इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर गुणा करना चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं। 5 × 15, 15 × 45 आ गया, × 17 × 7 हो गया।
यहाँ पर और 45 को 7 से गुणा कर दे तो 7 25, 35 के 5 और 7 चौको 28, 3 31, 315 और ये 17 आ जाएगा। अभी गुणा करेंगे तो 17 बचे 85 के 5, 8 बचा, 17 8 25, 2 बचा, 17 3 51 और 2 53, यानी गुणा करने पर 53 55 आया, जो कि दूसरे विकल्प में है। तो यही इसका लघुत्तम सार्वगुणज हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पासे ए के 3 फलकों पर संख्याएं 1 3 5 अंकित हैं तथा अन्य सभी फलकों पर 0 अंकित है। तो मैंने पहला पासा ये बना रखा हुआ है और दूसरा वाला ये बना रखा है। आइए समझते हैं। तो पहले पासे पर हमने 1 3 5 अंकित कर लिया, इस पर 1 हो गया, इस पर 3 हो गया, इस पर 5 हो गया। बाकी जो बच्चे उन पर उसने क्या करा, 0 अंकित कर लिया। तो मैंने 0 यहाँ पर अंकित कर लिया। अभी इसके बाद कह रहा है कि दूसरे पासा, एक पासा मैंने दूसरा बी मान रखा है, तो दूसरे पासे बी में विषम संख्याओं 1 3 और 5 को उनके दुगने से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो पहले में 1 3 5 था, तो दूसरे में क्या आ गया है, उसके स्थान पर इसका 2 गुना आ गया है। तो 1 का 2 गुना करेंगे तो 2 आएगा, 3 का 2 गुना करेंगे तो 6 आएगा और 5 का 2 गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि तथा शेष 3 फलकों पर 2 4 6 अंकित है, और बाकी जो फलक थे 2 4 और 6 यहाँ पर अंकित कर लिया गया है। दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है तथा प्राप्त संख्याओं का गुणनफल नोट किया जाता है। यदि हम सभी संभव गुणनफलों को लिखें तो कौन सा गुणनफल 3 बार प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं। पहली बात तो पहले पासे में 0 आने से गुणनफल 0 आएगा सब में। तो पहले में 3 बार तो 0 आने से कोई मतलब रहा नहीं। पहले पासे में या तो 3 आ जाए, या तो 1 आ जाए, या तो 5 आ जाए, तभी क्योंकि दूसरे पासे में तो 6 पॉसिबल हैं कि 6 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन पहले पासे में 3 में से ही कोई एक नंबर आएगा तभी उनका गुणनफल मिलेगा, क्योंकि बाकी 3 तो पहले वाले पासे में 0 ही हैं। और दूसरे पासे में अगर देखा जाए तो क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 आ सकता है, 6 आ सकता है, 10 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है, क्योंकि इसमें 6 के 6 नंबर हैं। 0 तो इसमें है नहीं दूसरे पासे में, तो इसमें 6 के 6 मान पॉसिबल हैं जो कि आ सकते हैं। अब देखा जाए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो क्या सबसे ज़्यादा आ सकता है, ये तो 6 आ सकता है शायद, क्योंकि अगर मैं 1 को 6 से गुणा करूँ तो 6 मिल सकता है, एक बार मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं 3 को 2 से गुणा कर दूँ दूसरे नंबर वाले से तो भी 6 आएगा। अगर 3 को मैं पहले वाले 2 से गुणा कर दूँ तो भी 6 मिल जाएगा। और अगर लास्ट में भी एक 6 है, अगर उस वाले को मैं क्या करूँ 1 से गुणा कर दूँ तो भी हमें 6 मिल जाएगा। यानी 6 तो हमें कितनी बार मिल रहा है, 4 बार मिल रहा है। यानी हमें 3 बार वाला ढूंढना है, 4 बार वाला नहीं ढूंढना है। तो आइए पुनः देखते हैं। अगर पहले वाले में क्या आ जाए, 5 आ जाए, पहले वाले में 5 आ जाए, दूसरे वाले में क्या आ जाए, 2 आ जाए, एक बार उछाला जाए, पहले में 5 दूसरे में 2 तो 10 मिलेगा। फिर से उछाला, अगर पहले वाले में 5 आ जाए और दूसरे वाले में क्योंकि 2 2 हैं तो पहला वाला भी 2 आ सकता है उछालने पर और दूसरा वाला 2 भी आ सकता है। तो दूसरी बार जब उछाला तो दूसरे वाले में दूसरा वाला 2 आ गया तो फिर 10 मिल सकता है। और अगर मैं तीसरी बार उछालूँ तो पहले वाले में अगर 1 आ जाए और दूसरे वाले में क्या मिल जाए, 10 मिल जाए, तो दूसरे वाले में अगर 10 मिल जाएगा तो भी इन तीनों का गुणनफल 10 आ जाएगा। तो 3 बार जो आ रहा है वो आपको कौन सा मिल रहा है, 10 वाला मिल रहा है। तो 10 वाला ही जो इसका होगा वही सही आंसर हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, थोड़ा सोचना भी पड़ता है क्योंकि इसमें पेयर बनाना पड़ता और फिर पेयरों का गुणा करना पड़ता। क्योंकि अब जरूरी तो है नहीं कि 10 आप पहली बार में ही आंसर ला देंगे, देखेंगे कि कौन ज़्यादा बार आ रहा है, कौन 3 बार आ रहा है, कौन 4 बार आ रहा है। तो इस प्रश्न में आपका समय थोड़ा बहुत ज़रूर खर्च हो सकता था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मयंक को 2 सम संख्याओं को जोड़ना था, इसके स्थान पर उसने 2 विषम संख्याओं को जोड़ दिया, तब उसका उत्तर होगा। उनको जोड़ना सम था, जोड़ उसने विषम दिया। तो आइए देखते हैं, जब हम सम सम को जोड़ते हैं यानी इवन इवन को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, इवन मिलता है। अगर मैं दोनों विषम को जोड़ दूं, ऑड को जोड़ूं, तो ऑड ऑड को जोड़ूंगा तो भी क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। अगर मैं 2 विषम को जोड़ दूं तो भी सम संख्याएं मिलती है। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। पहला कह रहा है कि अलग भिन्न परंतु पुनः सम मिलेगी। तो आइए, अगर उसने सम जोड़ना था तो दूसरे में देखिए लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर कि अगर मैं सम सम को जोड़ता तो मुझे क्या मिलता, सम ही मिलता। बात तो ठीक है, लेकिन दूसरी बार उसने क्या कर दिया, विषम को जोड़ दिया।
जो कि पहले में आप देख लीजिए, पहले में विषम को जोड़ा उसने तो भी क्या मिला, तो भी उसको सम ही मिला। यानी चाहे दो विषम जोड़ो चाहे दो सम जोड़ो, दोनों ही स्थितियों में आपको सम यानी इवन संख्या ही मिलेगी। लेकिन क्या मिलेगी, पुनः ये क्या मिलेगी, सम संख्या ही मिलेगी। तो पहला वाला विकल्प ही क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप जरूर जानते होंगे और इसको अच्छे समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि हाउ मेनी ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन द नंबर्स 19 एंड 51, यानी संख्या 19 और 51 के बीच में कितने अभाज्य युग्म हैं। तो ये प्रश्न पिछले 2023 में 22-23 में जो भी ऑनलाइन सेट हुए थे उसमें बहुत बार हर एक सेट में रिपीट हुआ था। मुझे लगता है सीटेट का सबसे पसंदीदा प्रश्न था जो सभी सेटों में पूछा गया था। तो यहाँ पर उसने पूछा कि 19 से 51 के बीच में कितने अभाज्य युग्म हैं। तो ट्विन प्राइम वही होते हैं जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। तो 19 से 51 के बीच में आप देख लीजिए, 19 से 51 के बीच में यानी पहला जोड़ा 29-31 का मिल जाएगा, एक ये हो गया, दूसरा 41 और 43 का मिल जाएगा जो कि 19 और 51 के बीच में है। तो इस प्रकार कितने मिले, 2 अभाज्य युग्म के जोड़े मिले जो कि 19 और 51 के बीच में थे। तो कभी कभी आपसे संख्या पूछता है तो कभी कभी पूछ लेता है कि इनके जोड़ों की कौन कौन से जोड़े हैं, कभी कभी जोड़े ही पूछ लेता है और कभी कभी कहता है कि इनके बीच कितने जोड़े होंगे, उनकी संख्या बताइए। तो ये प्रश्न दोनों प्रकार से आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक 12 घंटे वाली घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुइयों के बीच का कोण 180 अंश है तो निम्न समय पर क्या होता है। यानी कि जब 2 मिनट वाली और घंटे वाली सुइयों के बीच का अगर जो है कोण हो 180 अंश हो, जो कि यहाँ आपको फिगर में दिख रहा है कि दोनों विपरीत दिशा में होंगे तभी एक दूसरे के 180 अंश के कोण पर होंगे। तो उस स्थिति में आप देख सकते हैं कि 6 बजता है, 6 बजे मिनट वाली और घंटे वाली सुई एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो इसका आंसर 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षक ने कक्षा 2 के बच्चों को निम्नलिखित आकृतियां दर्शाई। माचिस की डिब्बी, ईंट, ज्यामिति बॉक्स, ये सभी वस्तुएं उस आकार के उदाहरण है जो कहलाता है। तो आप जानते हैं कि माचिस की डिब्बी की जो आकृति होती है वो कैसी है, घनाभाकार होती है, घनाभाकार होती है, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती। इसी प्रकार ईंट का भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होता है, ज्योमेट्री बॉक्स का भी लंबाई चौड़ाई अलग होता है, ऊंचाई अलग होता है। तो इस प्रकार तीनों जो होंगी कैसी होंगी, घनाभ के आकार यानी क्यूबॉइड के आकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज लीनियर सिमेट्री बट नो रोटेशनल सिमेट्री, यानी निम्नलिखित में से किस आकृति में रैखिक सममिति है परंतु घूर्णन सममिति नहीं है। तो आप जानते हैं कि घूर्णन सममिति कब मानी जाती है, किसी आकृति को 360 से पहले अगर किसी कोण पर घुमा करके पहले जैसा बनाया जा सके या पहले जैसे दिखने लग जाए तो हम कहते हैं कि उस आकृति में घूर्णन सममिति है। पूरा पूरा घुमाने के बाद तो सभी पहले जैसी दिखाई ही देती हैं, तो पूरा यानी 360 डिग्री घुमाने के बाद वो घूर्णन सममिति नहीं मानी जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पहला आयत है तो उसने कहा किसमें रैखिक सममिति है, तो आयत में यानी रैखिक सममिति वाले बहुत आपको बता दिया, बहुत अच्छे तरीके से फिगर ड्रा करके भी मैंने बताया है। अगर आयत होता है तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल एक परपेंडिकुलर, 2 तरीके से रैखिक सममिति बन जाती है। लेकिन अगर इस आयत को मैं यहाँ से मान ये पकड़ लिया, मैंने इस वाले कोने को पकड़ा और ऊपर की ओर घुमा दिया, कितना, पूरा 180 अंश। अगर मैं इसको 180 अंश घुमा दूं तो आयत में क्या हो जाएगा, रोटेशनल सिमेट्री भी हो जाएगी, क्योंकि इसको अगर 180 अंश घुमाएंगे तो जैसा पहले था वैसा ही आयत दिखने लग जाएगा। तो आयत तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें दोनों सममितियाँ हो जाती हैं, रैखिक सममिति भी होती है और घूर्णन सममिति भी होती है। पतंग की बात करें तो ये हो जाता है पतंग। पतंग में ना आप जानते हैं कि पतंग में जो रैखिक सममिति होती है वो कैसे होती है, हॉरिजॉन्टली। अगर इसको एक जो ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है वो सममिति इसमें हो जाती है, किसमें, पतंग में। लेकिन इसको अगर किसी भी दूसरे कोण पर घुमाओगे तो ये पहली जैसी दिखाई नहीं देगी जब तक कि पूरा एक चक्कर ना घुमा दिया जाए। तो पतंग ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इसमें आपको रैखिक सममिति तो नज़र आएगी लेकिन घूर्णन सममिति नज़र नहीं आएगी। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बाकी समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं कि तीनों प्रकार से इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो जो समबाहु त्रिभुज को घुमाएंगे तो आपको 2 बार बीच रास्ते में 360 से पहले 2 जगह पर ये पहले जैसा दिखाई देगा क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और जो समचतुर्भुज होता है इसमें आप जानते हैं कितनी होती हैं, समचतुर्भुज में 2 होती हैं, इसमें 2 होती हैं। एक इधर से मैंने डायगोनली इसको विकर्ण को कट करोगे तो इसकी जो आकृति होगी
इसमें दो सममित रेखाएं आपको नजर आएंगी। और इसके बाद अगर इसको फिर घुमाया जाए तो इसमें घूर्णन सममिति भी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जयंत ने एक आयत की भुजाओं को एक दिया सलाई के उपयोग से मापा। उसे इस आयत की लंबाई, दिया सलाई की लंबाई की 6 गुनी प्राप्त हुई। यानी जो एक आयत था, जो रेक्टेंगल, मैंने इसको आर से दिखा लिया है, दिया सलाई की लंबाई की 6 गुनी प्राप्त हुई तथा चौड़ाई उसी दिया सलाई की 3 गुनी प्राप्त हुई। यदि उसकी दिया सलाई की लंबाई 40 mm है तो उस आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटरों में क्या होगा। यानी यहाँ पर जो दिया सलाई की लंबाई है वो तो उसने किस में दी है, मिलीमीटर में दी है, लेकिन उसने जो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है वो किस में पूछा है, सेंटीमीटर में पूछा है। यानी यहाँ पर हमें पैमाना बदलना पड़ जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहले तो लंबाई चौड़ाई निकालते हैं। जो रेक्टेंगल मैंने उसने मापा है उसको दिया सलाई से मापा है, तो रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो माचिस की लंबाई की 6 गुनी है। तो माचिस की लंबाई हमें मिली है 40 mm, 40 mm मिली है ना। और 40 mm को अगर मैं 10 से भाग कर दूं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो अगर मैं 10 से भाग कर दूं तो मिलीमीटर सेंटीमीटर में बन जाता है। लेकिन वो 6 गुनी थी, इसलिए 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 6 चौको कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी 24 सेंटीमीटर ये तो हो गई लंबाई। अब बात करते हैं चौड़ाई की। चौड़ाई जो है वो कितनी है दिया सलाई की लंबाई की, भाई मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर का हो या 4 सेंटीमीटर का हो, तो ये तो लेकिन 6 गुनी है। तो जो माचिस की लंबाई वो 4 सेंटीमीटर, लेकिन माचिस की लंबाई की 6 गुनी करोगे, सॉरी 3 गुनी है, सॉरी यहाँ पर 3 गुनी है। तो ये 3 गुनिया ये कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब 3 गुना करेंगे तो 3 चौको कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी जो लंबाई थी वो माचिस की लंबाई की 6 गुनी थी और जो चौड़ाई थी वो माचिस की लंबाई की 3 गुना थी। तो इस प्रकार से हमें मिल गया 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते ही क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई 24 आ गई है, चौड़ाई 12 आ गई है, और दोनों को सॉल्व करें तो 12 चौको 48 और 12 दूना 24, 24 4 28 हो जाएगा। इस प्रकार से 288 आ गया, जो कि पहले विकल्प में, तो यही सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल लंबाई चौड़ाई याद करना था, उस गुणा करके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जयंत ने 100 रुपये प्रति किग्रा की दर से 2 kg क्या करा, 2 kg जामुन खरीदे। इसके लिए उसके मित्र किराना ने इस धनराशि के 3/10 भाग के बराबर योगदान दिया, जिसमें उसका एक मित्र भी था, उसने 3/10 भाग के बराबर उसने अपना योगदान दिया। यानी पूरे रुपए उसने जयंत ने नहीं लगाए, कुछ दूसरे ने भी मदद कर दी, उसके मित्र किराना ने। अब जयंत ने उसे कितने जामुन प्राप्त होंगे, तो जयंत से उसे कितने जामुन प्राप्त होंगे हमें ज्ञात करना है। तो अगर रुपयों में देखें, क्योंकि 2 किलो लिया है और 100 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो रुपयों के अनुसार देखें तो जयंत ने 200 का लिया होगा, लेकिन 200 तो उसने पूरे दिए नहीं हैं। उसके मित्र ने 3/10 भाग उसने भर दिया है। तो यहाँ 10 बटा निकालेंगे तो 20 3 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी अगर रुपयों में देखें तो जयंत के मित्र किराना ने उसे 200 में से 60 रुपये दिए हुए हैं हिस्सेदारी के तौर पर। तो अब उसने हिस्सेदारी के तौर पर दिए, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, अगर रुपये पूछे होते तो 60 रुपये आंसर होता, लेकिन उसने क्या पूछा है कि उसे कितने जामुन प्राप्त हुए। तो जामुन तो उसको 2 kg मिले थे। अब जो रुपये में उसने 60 रुपये दिए हैं तो 2 किलोग्राम में से उसका हिस्सा भी होगा। तो 2 किलोग्राम को अगर मैं 1000 से गुणा कर दूं तो 2000 ग्राम हो जाएगा, और जो 2000 ग्राम हो गया इसका 3/10 भाग इसमें भी करेगा, जब उसमें करा तो इसमें भी करेगा। तो इसमें निकाल लेते हैं 2000 ग्राम का 3/10 भाग, तो ये आ जाएगा 200 का 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 600 ग्राम। यानी कि जयंत से किराना को मिले 600 ग्राम जामुन। तो पहला ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर रुपये का अगर ना ही काउंट करते, केवल ग्राम ही निकाल लेते कि कितना मिला, तो उस प्रकार से आप इसका आंसर ला सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि बिजोय प्रातः 6 बजे उठता है। वह जब स्कूल जाने लगा तो घड़ी की मिनट वाली सुई 12 पर थी तथा घंटे की सुई 9 पर थी। उसने घर में प्रातः उठने से लेकर के स्कूल जाने तक जो समय व्यतीत किया है वो कितना था। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत आसान है। वैसे तो मुझे मालूम है कि 3 घंटा लगा है, लेकिन आप करिएगा, बताइएगा कि 3 घंटे ही होगा कि कुछ और भी हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने स्वयं आपस में एक सर्वे किया। इसके लिए उन्होंने एक सारणी बनाई और उसमें फलों के नाम लिख दिए। प्रत्येक विद्यार्थी को इस सारणी में लिखे फल के सम्मुख अपनी पसंद के लिए एक स्टार चिन्ह अंकित करना था। उन्हें आमों के लिए 7 स्टार, सेबों के लिए 5 स्टार और संतरों के लिए 6 स्टार प्राप्त होते हैं। इस सारणी से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? अब देखिए, पहला विकल्प दिया गया है कि 18 विद्यार्थियों में से 6 विद्यार्थी आम पसंद करते हैं। तो ये बात तो ज़्यादा स्टार वाली हुई नहीं, क्योंकि 6 विद्यार्थी नहीं बल्कि कितने आम को पसंद करने वाले कितने थे? जो बच्चे थे उन्होंने 1-1 स्टार दिया, तो सेब को मिले 5 स्टार, लेकिन यहाँ पर 18 में से 6 बोल दिया है, तो पहला विकल्प तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि 18 विद्यार्थियों में से 11 विद्यार्थी संतरे पसंद नहीं करते हैं, जबकि संतरे को पसंद करने वालों की संख्या कितनी है? 6 स्टार दिए थे उसने, जबकि यहाँ पर 11 है, तो ये भी सही नहीं होगा। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि आम सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला फल है, क्योंकि आम को ही आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टार मिले हैं। आम के लिए सभी बच्चे ने 1-1 स्टार दिया, तो आम को टोटल स्टार मिले 7। तो यही जो है विकल्प सही आंसर हो जाएगा, जो तीसरा है, क्योंकि आम को ही सबसे अधिक ज़्यादा पसंद किया था, इसीलिए उसको सबसे ज़्यादा 7 स्टार मिले थे। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंकड़ों के 7 प्रेक्षणों को मिलान चिन्हों के उपयोग से सही रूप से निरूपण करता है? तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो टेली चिन्ह होता है उसको हम अगर करते हैं तो पहले 1, 2, 3 और 4, उसके बाद एक क्रॉस करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं, यानी 4 वर्टिकल और उसके बाद एक जो क्रॉस सेक्शनल लाइन होती है। इस प्रकार से इसको हम टेली चिन्ह को दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा, भाई इस तीसरे विकल्प में आपको 1, 2, 3, 4 लाइन फिर एक क्रॉस, यही वाला नियम जो है इसमें सही है। बाकी वाले में से 3 के बाद इसको क्रॉस कर दिया तो ये भी गलत हो गया। इसमें कहीं अलग अलग ही कर दिया तो ये भी गलत हो गया, और चौथे वाले में 2 पर ही क्रॉस लगा दिया तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो केवल तीसरा ऑप्शन सही होगा, बाकी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न इज, निम्नलिखित पैटर्न में अगली संख्या है। तो आप देख सकते हैं कौन सी है। 1 में जब 1 से 3 पहुँचे यानी 2 ऐड किया, अब 3 से 6 पहुँचे तो 3 ऐड किया, और 6 से 10 पहुँचे तो 4 ऐड किया। अब 10 से आगे जाएगा तो फिर 5 ऐड करना पड़ेगा, और 10 में 5 ऐड करोगे तो 15 हो जाएगा, जो कि चौथे विकल्प में है, तो चौथा ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये थे आपके 25 जनवरी 2023 को सीटेट पेपर 1 में पूछे गए सभी प्रश्न। अब बारी आपकी है कि अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो, क्लास में बताए गए सारे प्रश्न अच्छे समझ में आए हो, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर पहली बार इस क्लास से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे, और सीटेट की प्रिपरेशन में मैं आपके लिए थोड़ा बहुत योगदान दे सकूं। तो तब तक के लिए इस सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।